गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने शाहजहां तक के इतिहास को देखा और आज हम लोग चर्चा करेंगे औरंगजेब। और आपको बता दूं कि औरंगजेब के मूल्यांकन में जो पूर्वाग्रह है या दुराग्रह भी कह सकते हैं, पूर्वाग्रह तो है ही है, उस पूर्वाग्रह से आपको निकलना होगा और शुद्ध ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करना होगा। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक सेक्शन को देखेंगे। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब पूरा नाम था उसका, आलमगीर भी कहा गया है ना। 1658 से 1707 का कार्यकाल है। फैक्चुअल हमने आपको स्पेशली यहाँ लिख दिया पहले से ही। जन्म 3 नवंबर 1618 में दोहद में, उज्जैन के पास है ये, वहाँ हुआ। 1637 में दिलरास बेगम के साथ इसका निकाह हुआ। 1643 में 10,000 4,000 का मनसब दिया गया और 1636 से 44 के दौरान ये दक्षिण का सूबेदार रहा, फिर मुल्तान का रहा, फिर सिंध का भी सूबेदार रहा। 1652 से लेकर के 58 तक दक्षिण का सूबेदार रहा और इसका 2 बार राज्यारोहण हुआ, एक तो 1658 और एक 1659 में। किन परिस्थितियों में शाहजहां के काल में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था और कैसे औरंगजेब ने अंततः सफलता प्राप्त की थी, वो सारे पक्ष हमने आपको यहाँ पे शाहजहां की क्लास में ही बता दिया था, ठीक है ना। तो अब 1659 में यानी इसके बाद की स्थिति को हम लोगों को देखना है। देखिए, अभी तक जो हम लोगों के दिमाग में है या सामान्यतः जब भी औरंगजेब का नाम लिया जाता है तो एक कट्टर शासक के रूप में लिया जाता है कि बहुत ही कट्टर शासक रहा और उसने अकबर की जितनी भी उदारवादी नीति थी, चाहे वो धार्मिक नीति हो, चाहे वो राजपूत नीति हो, उसको उसने सब कुछ पलट दिया। तो आइए इस तथ्य का परीक्षण करते हैं। लेकिन एक बात फिर कहूँगा कि पहले हम औरंगजेब की नीतियों को देख लें, फिर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में औरंगजेब पे जो आरोप लगाए जाते हैं या जो औरंगजेब का चरित्र चित्रण किया जाता है वो क्या वैसा ही है जैसा कि लोग चरित्र चित्रण करते हैं, कि या उसके एक बार पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है ना। आपको बताऊं, वास्तव में औरंगजेब जो है, आप जानते हैं कि अकबर के समय से लेकर के, जरा इस परिस्थितियों को, हम पृष्ठभूमि को एक बार फिर से एनालाइज करना चाहेंगे। हम लोग तथ्यगत चर्चा शाहजहां के काल में कर चुके हैं, लेकिन हम उत्तराधिकार युद्ध की पृष्ठभूमि की चर्चा करना चाहेंगे। आप देखें कि अकबर से लेकर के शाहजहां तक, अकबर से लेकर के शाहजहां तक एक उदारवादी या समन्वयवादी विचारधारा चल रही थी। उदारवादी या समन्वयवादी विचारधारा थी और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी सारी जो आधारशिला है वो किसने रखी थी, अकबर ने रखी थी। जहांगीर और शाहजहां के काल में आते आते उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कोई भले अपवाद स्वरूप हो गया हो, लेकिन मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सर अकबर से शाहजहां तक की जो पॉलिसी थी वो एक उदारवादी थी। और इसी परंपरा में दारा सिकोह को माना जा रहा था कि वो उत्तराधिकार संघर्ष में, या आप ये कह सकते हैं कि दारा सिकोह ही शाहजहां का उत्तराधिकारी होगा। और दारा सिकोह की स्थिति क्या थी? दारा सिकोह इस परंपरा का आप ये कह सकते हैं कि सशक्त हस्ताक्षर था, यानी वो उदारवादी विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व करता था। मैं बताऊंगा, जब सूफी धर्म की बात हम लोग चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि इसने मजमुल बहरीन भी लिखा और मजमुल बहरीन का स्पेशली जो उद्देश्य था वो यही था कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम जो परंपराएं हैं वो एक ही हैं, उसके समन्वयवादी जो गंगा जमुना संस्कृति थी उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था कौन? दारा शिकोह करता था। और ये औरंगजेब का क्या कहते हैं कि प्रतिद्वंदी नंबर 1 था, है ना। हम पृष्ठभूमि उत्तराधिकार युद्ध की बात कर रहे हैं, जो शाहजहां के काल में उत्तराधिकार युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सक्सेशन, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब आप जरा बताइए
कि इस विचारधारा का अगर ये कहा जाए कि प्रतिद्वंदी विचारधारा क्या हो सकती है, तो जाहिर सी बात है उदारवाद की जो प्रतिद्वंदी विचारधारा होती है वो होती है सदैव कट्टरपंथ की, है ना। कट्टरपंथी या जो रूढ़िवादी तत्व हैं वो इसका विकल्प हो सकते हैं। इसलिए जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने वैचारिक रूप से ने वैचारिक रूप से कट्टरपंथ या पारंपरिक इस्लाम की तरफ झुकाव, जो पारंपरिक रूढ़िवादी कुछ भी लिख सकते हैं, पारंपरिक इस्लाम की तरफ उसने झुकाव अभिव्यक्त किया, झुकाव अभिव्यक्त किया। और आपको बता दूं, व्यक्तिगत जीवन में वो खुद इस्लाम का पालक था, इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। व्यक्तिगत जीवन में इस्लाम का अनुयायी था ये, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान से अपेक्षा थी वो इसकी कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। यानी नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ये सारी मतलब क्या कहते हैं कि जो इस्लामी परंपरा था उसका पालन करता था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। कोई भी शासक व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से रह रहा है, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, इस पर क्या किसी को आपत्ति हो सकती है। देखना यह है कि सार्वजनिक जीवन में या राज्य की नीति में इसने क्या कोई कदम उठाया या नहीं कर रहा है। लेकिन जो इसका पर्सनालिटी थी, जो व्यक्तित्व था, वो आप समझ सकते हैं कि कैसा था। कट्टरपंथ या पारंपरिक इस्लाम की तरफ झुकाव रखना तो उसकी वैचारिक मजबूरी भी थी, क्योंकि उसका जो प्रतिद्वंदी था वो कौन था? दारा शिकोह था, है ना, जो उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरी तरफ व्यक्तिगत रूप से कट्टर और सुन्नी मुसलमान था। टोपियां, कहा जाता है कि कुरान की नकल, बता रहा हूं अभी, कुरान की प्रतिलिपि, नकल भी लिख सकते हैं, और प्रतिलिपि और टोपियां सिल करके अपना व्यक्तिगत खर्च निकालता था। टोपियां सिल करके व्यक्तिगत खर्च निकालता था। यानी कट्टर आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम का अनुयायी था। और आप तो जानते ही हैं कि कांधार विद्रोह के समय जब दोनों तरफ से भयंकर बाण वर्षा हो रही थी, और उस समय औरंगजेब ने कहा अपने सिपाहियों से कि घेरा बना करके हमारा थोड़ा सा सुरक्षा कवच बनाओ, मैं तब तक नमाज पढ़ लेता हूँ। कहा जाता है कि जो विद्रोही था, विरोधी पक्ष था, उसने कहा कि भाई ये तो जिंदा पीर है, इससे लड़ा नहीं जा सकता है, इससे आप जो है क्या कहते हैं कि इससे संधि कर लिया जाए। तो ये औरंगजेब का व्यक्तित्व था। और बाकी आपको बताऊं कि जब दक्षिण के सूबेदार के पद पर था या विभिन्न पदों पर था, तो औरंगजेब ने अपनी क्षमता का परिचय दिया था। हमने आपको एक पारंपरिक छोटी सी कहानी भी बताई थी, जो इसकी उपाधि थी बहादुर की उपाधि। औरंगजेब की उपाधि बहादुर की भी उपाधि थी, जिसे शाहजहां ने दिया था। उसके संबंध में हमने आपको बताया था कि एक बार ऐसे ही हाथियों का युद्ध हो रहा था, और एक हाथी पागल होकर के जो है आगे बढ़ा। औरंगजेब, वहीं दारा शिकोह भी था, शाह सुजा भी थे, सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन औरंगजेब ने भाला उठाया और उस हाथी को कंट्रोल में किया, भाला मारा, उसके बाद महावत आया। उसी समय पे शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि धारण की थी। और औरंगजेब ने बहुत कूटनीतिक जवाब वहीं दिया था कि शर्मिंदा करने, मर भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्मिंदा करने वाला आचरण तो मेरे भाइयों का था। यानी आप समझ सकते हैं कि कूटनीति में, राजनीति में, सामरिक महत्व में कौन सी नस कब कैसे दबानी है,
वो औरंगजेब से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। तो ये व्यक्तित्व का पर था उसका। और आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो पार्ट था वो आप ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय में भी हुआ। तो ये जो पृष्ठभूमि हम आपको बता रहे हैं उसका यहाँ बताने का मतलब ये था कि जब वो शासक बना, इस पृष्ठभूमि में वो शासक बना, तो जब इस पृष्ठभूमि में वो शासक बनेगा तो जाहिर सी बात है वैचारिकी के स्तर पर वो इन तथ्यों को संतुष्ट करना चाहेगा। याद रखिएगा, अकबर से लेकर के शाहजहां तक कट्टर इस्लाम का एक छोटा वर्ग ही सही जरूर मौजूद था समाज में, और वो औरंगजेब से अपेक्षाएं लगाए हुआ था कि जब औरंगजेब बादशाह बनेगा तो उनको भी संतुष्ट करेगा। बात हमारी बात पकड़ पा रहे हैं नहीं? ये कॉन्सेप्चुअली इस बात को कई जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम डिटेल यहाँ पे हमने चर्चा कर दिया। तो आइए, जैसे ही औरंगजेब यहाँ पर शासक बना, किस तरह से उसने औरंगजेब की जो प्रारंभिक नीतियाँ थीं उसको कैसे इससे प्रभावित रहा, या कि जो प्रशासकीय पहल थी वो कैसे रही। प्रारंभिक की हम बात कर रहे हैं, बाद में इसकी राजपूत नीति और धार्मिक नीति अलग से देखेंगे, साम्राज्यवादी नीति अलग से देखेंगे। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसने पहला काम ये किया कि 80 प्रकार के गैर इस्लामी करों को हटा दिया। अच्छा, आप हमको ये बताइए, इसमें आपको या किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इस्लामिक करों को हटा दिया, ये तो कहा नहीं गया कि किसी पे लगेगा किसी पे नहीं लगेगा, सभी करों को हटा दिया। और आपको एक बात फिर बता दूं, 2-3 प्रकार की विचारधाराएं हैं, समझने का प्रयास करिए। प्रकार इसमें ज़्यादा थे, आपको लग रहे थे 80 प्रकार, लेकिन कर की मात्रा काफ़ी कम थी। यानी वो विभेदकारी कर, जजिया कर जैसे कर आपको दिखाई देंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि भले ही 80 प्रकार के करों को हटा दिया गया, लेकिन हकीकत ये था कि व्यवहार में उन करों को लिया जाता था। तो इसका स्पष्ट वो नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पे आप ये कह सकते हैं कि गैर इस्लामिक करों को हटाना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो संकेत देना चाहता है उस वर्ग को, जिस वर्ग की अपेक्षाएं थीं कि नहीं, हम इस्लामिक शासन पद्धति की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ करों की बात कर दें, जैसे तमगा। तमगा स्पेशली एक धार्मिक कर था, सब पे लगता था ये, है ना? और इसका विकास जो है इस्लाम के विकास के लिए स्पेशली किया जाता था। शाहदारी, शाहदारी, पनारी, ये सब कुछ फेमस कर रहे हैं, उसको बता दूं। आंतरिक आंतरिक व्यापार पर कर, यानी जो स्थानीय चुंगी होती थी उसको हम लोग शाहदारी कहते थे। पनारी, खाद्य पदार्थों पर कर लगता था, खाद्य पदार्थों पर कर था। गंगा में अस्थि प्रवाह पर कर, गंगा में अस्थि प्रवाह पर कर लगता था। हम ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप ये जाने कि ये सब बड़े छोटे छोटे और माइनर टैक्सेस थे, और ये सभी लोगों के लिए थे। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू या मुसलमान के लिए थे। तो इसका फायदा सबको होना था, है ना? तो उसका इस्लामिक प्रवृत्ति का होना, कहीं सार्वजनिक जीवन में ये घाटे की बात तो फिलहाल आपको नहीं दिखता है। इसके अतिरिक्त उसने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे झरोखा प्रथा। अभी हम लिख दे रहे हैं, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, धार्मिक नीति में करेंगे। झरोखा प्रथा, तुलादान, ये सब नॉन इस्लामिक ही हैं। तुलादान की प्रथा हो गई, झरोखा तुलादान हो गया। दास खेलना, दास प्रथा पर
जुआ पर प्रतिबंध, इसे समाप्त किया। झरोखा प्रथा, तुलादान, दास प्रथा पर प्रतिबंध इसने लगाया, है ना। जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को बड़ा हाईलाइट करके कहते हैं कि ये सारी चीज़ें उसकी हिंदू विरोधी नीति थी या कट्टर इस्लाम को संतुष्ट करने के लिए थी। यहाँ तक तो बात सही है कि ठीक है, कट्टर इस्लामी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए थी, ये बात मैं आपसे कह ही रहा हूँ, लेकिन ये हिंदू विरोधी कैसे थे इसे देखने समझने की ज़रूरत है। वास्तव में ये हिंदू विरोधी नहीं थी, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष कहीं उससे क्या कहते हैं कि नुकसान नहीं था हिंदू प्रथा से। अब हम इसकी व्याख्याएं स्पेशली करेंगे, लेकिन आप जानते रहें झरोखा प्रथा स्पेशली क्या थी कि बादशाह झरोखा दर्शन करता था और जनता लाइन लगा करके उसको देखने के बाद ही अपना कार्य करती थी। कुछ तो ऐसे निष्ठावान थे कि उसी के बाद जल पीते थे, और आप जानते हैं कि इससे कार्य दिवसों का हानि होगा। इसके अतिरिक्त बादशाह मान लीजिए कभी बीमार है या कभी बहुत काम कर रहा है या नहीं समय दे पाया, तो लोग दोपहर तक लाइन लगाए खड़े रहते थे। तो ये कोई बहुत ऐसी प्रथा नहीं थी कि जिसके कारण जो है समाज का कुछ नुकसान होने जा रहा था। उसी तरह से तुलादान, बहुत तरह के दान होते हैं, आप जानते हैं, हम लोगों के यहाँ भी दिया जाता है अन्नदान, और अन्न से तौल करके गरीबों में दे दिया जाता है। तो ये कहीं इस्लाम का पार्ट नहीं है। ये भी अपेक्षा नहीं है कि हर हिंदू इसे करे ही करे, तो प्रत्यक्षतः कोई नुकसान नहीं था। हाँ, नुकसान उसको हो सकता था कि जो तुलादान प्राप्त करने के पास, तुलादान करने के बाद जो प्राप्त होता था वो एक बार कह दे, तो वो बहुत बड़ा सूक्ष्म वर्ग था और इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि इन कदमों के द्वारा जो औरंगजेब का मूल उद्देश्य था कि वो एक संदेश दे दे कि नहीं, अब वह इस्लामिक तत्वों की तरफ ध्यान देगा, इस्लामिक तत्वों की भी बात करेगा, तो निश्चित रूप से इसके लिए वो सफल रहा, है ना। आपको बताऊं, व्यक्तिगत जीवन में वो इतना शुचिता का पालन करता था कि अपना जो व्यक्तिगत खर्चा था, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर था, पर्सनल एक्सपेंडिचर को टोपियाँ सिलता था और कुरान की प्रतिलिपि नकल करता था और वो बेचता था। उससे जो इनकम होती थी वो व्यक्तिगत आय। क्यों? क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है कि दूसरे का पैसा हराम है। तो निश्चित रूप से ये तो उच्च कोटि की नैतिकता की बात हो गई कि आप जो है अपने व्यक्तिगत खर्चे से अपने प्रयासों से व्यक्तिगत खर्चे को निकाल रहे हैं। तो ये औरंगजेब की ओवरऑल पर्सनालिटी हमने आपको बताया कि ये रही है। फिलहाल आइए हम लोग औरंगजेब की पहले साम्राज्यवादी नीति की चर्चा करेंगे, उसके बाद धार्मिक नीति और राजपूत नीति की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति। औरंगजेब को पढ़ना बहुत कायदे से, वैज्ञानिक दृष्टि से इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे मुगल साम्राज्य में चरम अगर कहा जाए, पीक कहा जाए, तो औरंगजेब के समय में ही आया। और औरंगजेब के बाद ही जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। तो मुगल साम्राज्य का पीक भी दिखेगा और फॉल भी दिखेगा, इसलिए इसे बहुत अच्छे ढंग से समझने की ज़रूरत है। तो औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति, आइए हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं। साम्राज्यवादी नीति, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। जाहिर सी बात है कि उत्तर भारत पे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय तक काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा चुका था, है ना। लेकिन पूर्वोत्तर का कुछ भाग बाकी था। तो निश्चित रूप से पहला जो सेक्शन हम लोग देखते हैं वो उत्तर या पूर्वोत्तर भारत कर लेते हैं, और उसी क्रम में है जिस क्रम में अगर हमको कॉन्सेप्ट में लिखना हो, या तो तथ्य की हम कुछ आपको फीडिंग कर रहे हैं कि आप तथ्य रहते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो आंसर राइटिंग होता है वो सटीक हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है ना। तो एग्जैक्टनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज कश्मीर तक, राजस्थान का अधिकांश भाग, है ना, ये सारे पार्ट तो पहले से ही आ चुके थे। तो औरंगजेब या शाहजहां के समय में कोई पार्ट ऐसा तो था नहीं कि स्वतंत्र हो गया था, तो औरंगजेब का उस पर नियंत्रण बाकी ही था।
तो फिलहाल पूर्वोत्तर भारत में अगर हम बात करें तो असोम विजय, असम विजय, बहुत सारे लोग पुराने किताबों में असोम विजय भी लिखा होगा। और यहाँ पर जो राज्य था अहोम राज्य था, अहोम राज्य था। आपको बताऊं कि जो प्रारंभिक असोम विजय में जो प्रारंभिक प्रयास किया गया वो किया गया मीर जुमला के द्वारा। प्रारंभिक प्रयास मीर जुमला के द्वारा किया गया। नाम याद रखिएगा, मीर जुमला इसलिए भी प्रमुख माना जाता है कि कहा जाता है कि मीर जुमला के जो आर्थिक गुरु थे, आर्थिक प्रबंधन के जो गुरु थे वो मीर जुमला ही थे, और दक्षिण भारत में उन्होंने उसके साथ बहुत काम किया था। एक नाम और आता है मोहम्मद कयूम का, जल्दी मिलता नहीं है, ये फैक्चुअल पार्ट है, आप जानते रहिएगा। मोहम्मद कयूम, कयूम मोहम्मद जो कयूम थे वो औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु थे ये। और मीर जुमला को हम लोग मानते हैं कि आर्थिक गुरु, राजनीतिक गुरु, वेरी सॉरी, मुर्शीद कुली खान को आर्थिक गुरु माना जाता था कि इकोनॉमिक प्रबंधन। गुरु का मतलब है कि मोटिवेशन वहां से लेना, ये राजनीतिक गुरु मीर जुमला को माना गया। तो प्रारंभिक जो प्रयास थे वो मीर जुमला के द्वारा किए गए। और आपको बताऊं कि इसके समय में गढ़गांव तक विजय हुआ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना आप डिटेल जानिए, बस ये इतना जान रहे हैं कि प्रारंभिक प्रयास मीर जुमला के द्वारा किया गया तो पर्याप्त सही माना जाएगा। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि शाइस्ता खान का नाम आता है मीर जुमला के बाद। शाइस्ता खान ये बंगाल का गवर्नर बना और वही शाइस्ता खान ने ही चटगांव और अन्य चीज़ों को आगे बढ़ा। फिलहाल एक नाम आता है चक्रध्वज का। 1687 ईस्वी में चक्रध्वज ने क्या किया कि कुछ 1667 ईस्वी में चक्रध्वज ने कुछ क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया, अहोम का था, लेकिन अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 1670 तक, अप टू 1670, जो असोम का राज्य था या जो अहोम का राज्य था वो मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, है ना। यानी पूर्वोत्तर में आप ये कह सकते हैं कि सर असम और गुवाहाटी तक का जो क्षेत्र था वो इस बार मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि शाहजहां के समय में भी प्रयास किए गए थे, बताया था ना आपको छोटा तिब्बत और पूर्वोत्तर राज्य की विजयों में। लेकिन जो औरंगजेब के समय था, औरंगजेब के समय आक्रामक नीति अपनाते हुए अहोम राज्य का विलय किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत पे आते हैं। दक्षिण भारत की विजय, और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सर दक्षिण भारत की जो विजय थी या जो नीति थी, दक्षिण नीति थी, वो अकबर की नीति की निरंतरता में थी। और आपको बताऊं, बहुत इसको सोच समझ के देखने की जरूरत है। फिलहाल इसको लिखता हूं, अकबर की नीति की निरंतरता में थी, कंटिन्यूटी में थे। क्योंकि आप जानते हैं अकबर ने दक्षिण विलय की नीति का, पॉलिसी का आधार रखा था। जहांगीर ने सीमित लक्ष्य रखा, राज्य का विलय तो नहीं किया। शाहजहां के समय अहमदनगर का विलय कर लिया गया। तो औरंगजेब की जो पॉलिसी है उसी समय आपको उसी कंटिन्यूएशन में दिखाई देगी। और जब आप दक्षिण भारत में औरंगजेब के समय की स्थिति देखेंगे तो आप जानते रहिए जो राजनीतिक शक्ति थे, जो पॉलिटिकल पावर थे औरंगजेब के समय, कौन कौन से थे। एक तो बीजापुर था, ये दूसरा था गोलकुंडा। बाकी इसके पहले जो खानदेश और
अहमदनगर था वो मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए थे। और इसके अतिरिक्त एक तीसरी जो शक्ति थी वो मराठों का उदय हो रहा था। मराठों को हमको, जाहिर सी बात है, जब हम लोग मुगल प्रशासन को डिस्कस कर लेंगे इसके बाद औरंगजेब के पश्चात, तब हम लोग मराठों की बात करेंगे, है ना। मराठों का एक अलग सेक्शन ही होगा तो फिर से हम टच करेंगे। फिलहाल मराठे एक शक्ति के रूप में उदय हो रहा था इनका। क्लियर है? शिवाजी के नेतृत्व में मराठे संगठित हो रहे थे। तो ये तीन शक्ति थी और औरंगजेब ने वही किया। मैंने आपको बताया कि बीजापुर और गोलकोंडा के विरुद्ध कौन सहायक हो सकता था? मराठे हो सकते थे। आप देखेंगे कि औरंगजेब के समय में सर्वाधिक मराठे मुगल साम्राज्य में शामिल किए गए। तो मराठों के सहयोग के साथ उसने बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने का लक्ष्य रखा और उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया। तो ये इसका मोटिव था। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये पहली बात अकबर की नीति की निरंतरता में था। दूसरी बात, राजनैतिक स्तर पे बीजापुर और गोलकोंडा को टारगेट किया गया और इसके टारगेट के लिए मराठों का भी सहयोग प्राप्त किया गया। आपको बताता हूं बीजापुर में, आइए देखता हूं, इसका दो भाग था। पहला, बीजापुर विलय। बीजापुर, बीजापुर में आदिल शाह द्वितीय था। आपको बताऊं, जब संघर्ष शुरू हुआ तो यहाँ का जो शासक था वो आदिल शाह द्वितीय। और जो लोग हिंदू मुस्लिम नज़रिए से आपको देखते हैं, मैं बता रहा हूँ कि 1665 ईस्वी में जयसिंह के नेतृत्व में मिशन भेजा गया। अब आप बताइए कि अगर वो हिंदू मुस्लिम नज़रिए से देखता तो जयसिंह को न भेजता, भेजा गया। लेकिन आपको बताऊं कि जयसिंह को मराठों के संदर्भ में तो सफलता मिली। मराठे हम लोगों को अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन क्या कहते हैं कि इसमें बीजापुर के शासक के विरुद्ध कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई और उसने कई गलतियां की। आपको बताऊं, मराठों के संदर्भ में तो उसने जो है पुरंदर की संधि की, वो बात सही है, लेकिन कई गलतियां की। उसको लगा कि इसके नेतृत्व में सफलता नहीं मिल रही है, तो 1666 में इसको बुला लिया गया। औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में बुला लिया और बाय द वे इसकी मृत्यु भी 1666 में हुई जयसिंह की। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये सामान्यतः जो है ये प्रथा रही है कि अगर कोई एक सेना नायक फेल हो रहा है तो दूसरे को भेजा जाता था। आपको बताऊं, इसी समय 1600 जो है क्या कहते हैं कि 72 ईस्वी में आदिल शाह की मृत्यु के बाद बना जो है वो सिकंदर आदिल शाह। और सिकंदर आदिल शाह के समय में बीजापुर में गुटबंदी होने लगी, है ना। फतेह खान और बहलोल खान, दो ऐसे सेना नायक थे। इतना डिटेल मेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, बता दे रहा हूं बस। आप ये कह सकते हैं कि सिकंदर आदिल शाह के समय में सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो आप ये लिख लीजिए कि 1672 में सिकंदर आदिल शाह सुल्तान बना बीजापुर का। कई बार यही पूछा जा सकता है कि बीजापुर में कौन सा वंश था, तो बीजापुर में आदिल शाही वंश था, है ना। देखिए कई बार नाम के साथ आदिल शाह जुड़ा हुआ है। आदिल शाही साहब बना जिसके समय में गुटबाजी होने लगी, जिसके समय में गुटबंदी हुई। और आपको बताऊं कि मुअज्जम के समय में अकबर का बड़ा नेता था, बड़ा लड़का था ये। मुअज्जम के नेतृत्व में मुगल मिशन भेजा गया,
लेकिन यह मिशन जो है वो सफल नहीं रहा। हालांकि तात्कालिक रूप से तो संधि कर लिया, लेकिन तुरंत ही इस संधि का विरोध करने लगा। और फिर 1600 मुअज्जम नहीं, आजम ने, सॉरी, आजम के नेतृत्व में, और फिर अंतिम में 1685 में 1685 में औरंगजेब खुद गया 1686 में, 85-86 में, और सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। और आपको बताऊं कि इसे मारा तो नहीं गया, लेकिन औरंगजेब ने इसका स्वागत किया और 1 लाख रुपए का पेंशन दिया, खान की उपाधि धारण की, और दौलताबाद के दुर्ग में इसे कैद कर दिया। किसको? सिकंदर आदिल शाह को। और बीजापुर का विलय कर लिया गया। बीजापुर का विलय कर लिया गया। जब आप मेंस में लिखेंगे तो संभव है कि ये सारे तथ्य आपको न प्राप्त हो, न जानकारी में रहें, है ना। तो कम से कम सिकंदर आदिल शाह का नाम पता होना चाहिए। और ये शुरुआती समय में जयसिंह, और अगर आपने आजम की बात कर लिया तो परफेक्शन थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ, बीजापुर का विजय स्टेप में किया गया। अदरवाइज जब आप एक लाइन में सीधे लिखते हैं कि औरंगजेब के समय में बीजापुर का विलय कर लिया गया, तो आपको लगता है कि बड़ा आसान काम था, बाकी सारे लोग छोड़ रखे थे, औरंगजेब ने आते ही कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं था। कहने का मतलब यह है कि इसे थोड़ा सा फैक्चुअल यहाँ पे जब आप मेंस में भी लिखें दक्षिण नीति के संदर्भ में, तो जरूर लिखें इस बात को। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं गोलकुंडा विजय की। बीजापुर के विलय के बाद आए गोलकुंडा विलय। और एक बात, मजेदार बात ये जानने की जरूरत है कि इस विलय में, इस बीजापुर के विजय में मराठों ने साथ दिया था। किसका? औरंगजेब का। कारण क्या? अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। गोलकुंडा की विजय, बीजापुर के बात अगर हम करें तो गोलकुंडा, और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था, आप जानते हैं। गोलकुंडा विजय कुतुब शाही वंश था। और स्पेशली जो ट्रेवर्नियर है, अभी हमको एक लेक्चर तो लेना ही है इस पे, जो विदेशी यात्री रहे हैं, फैक्चुअल है लेकिन कई बार जो है क्या कहते हैं कि आपसे विदेशी यात्रियों पर पूछा जा सकता है। फैक्चुअल टाइप का है लेकिन जरूर हम लोग देखेंगे। ट्रेवर्नियर भी एक यात्री था और उसने गोलकुंडा की विजय किया था, हीरे का व्यापारी था। तो गोलकुंडा जो राज्य था वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही क्या कहते हैं कि वो था, संपन्न था। और अबुल हसन यहाँ का शासक था, अबुल हसन। और 2 नाम आता है इसमें, क्योंकि ये अयोग्य था तो मदन्ना पंडित का नाम आता है, और एक अदन्ना, अदन्ना और मदन्ना, इनका प्रशासन में प्रभाव था। और 1685 ईस्वी में मुअज्जम ने प्रयास किया, असफल रहा, पूरी तरह से सफल नहीं रहा, थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हुई। और फिर 1687 ईस्वी में 1687 में औरंगजेब ने अभियान किया, और शुरुआती 6 महीने ऐसे थे कि जब औरंगजेब को भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तो औरंगजेब राजनीति का एकदम से सिद्धहस्त खिलाड़ी था, और वो दक्षिण में रह चुका था, 2 बार सूबेदार था, तो उसको तो सारी कमी पता थी, उसके अपने लिंक थे। और अंत में उसने क्या किया कि एक अफगान सैनिक को फोड़ा, और अफगान सैनिक को घूस दे करके रात को किले की जो चाबी है वो खुलवा दिया। और आपको बताऊं कि फिर उसने क्या कहते हैं कि अबुल हसन को गिरफ्तार कर लिया और
गोलकुंडा का भी विलय कर लिया गया। इस प्रकार औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा जो टारगेट रखा था, इन दोनों का विलय कर लिया, है ना। लेकिन आपको बताऊं कि कई बार औरंगजेब की दक्षिण नीति सफल होने के बाद भी असफल मानी जाती है। कारण क्या था कि जो दक्षिण में जो रियासतें थीं, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये जो था, तो जब एक दो मुस्लिम रियासतें थीं तो नियंत्रण और संतुलन बना रहता था। मालूम हुआ बीजापुर वाले बदमाशी कर रहे हैं तो गोलकुंडा से आप संबंध बना सकते हैं, है ना। तो एक आधार था संतुलन बनाने के लिए। लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा जब दोनों समाप्त हो गए तो एक तरह से दक्कन में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई। और इसका फायदा उठाया किसने? मराठों ने। औरंगजेब ने मराठों की सहायता जरूर ली थी इसमें, लेकिन भाई सब लोग अपने हित के लिए लड़ रहे थे और मराठे भी। मराठों को लगा कि इस स्थिति का फायदा उठा करके वो अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर पाएंगे। तो वही हाल हुई औरंगजेब की, जो कि एक तरह से आप नेपोलियन का स्पेन में हुआ था, कि उसने अपने लक्ष्य को तात्कालिक रूप से प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके विरुद्ध इतना व्यापक बाद में विद्रोह हुआ कि वो उसके लिए नासूर साबित हुआ। ऐसा ही कुछ हुआ औरंगजेब के उसमें, कि औरंगजेब एक तरह से आप देखें कि अंतिम 20-25 वर्षों तक वो क्या रहा, दक्कन में रहा। लक्ष्य को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन इससे उसका जो क्या कहते हैं कि अल्टीमेट इम्पैक्ट साम्राज्य पर दिखा, वो बहुत सकारात्मक नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इसी समय उत्तर भारत में फिर स्वतंत्रता होने लगी और दक्षिण भारत में भी इस स्थिति का फायदा मराठों ने उठाया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अकबर की नीति में जैसे जो पैक्स मुगल थियरी सिद्धांत के अंतर्गत विलय करने के बाद उन राज्यों को बनाए रहा गया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। तो इतिहास में इफ और बट यदि होता तो ऐसा होता, इस तरह की अवधारणा नहीं रहती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सर दक्षिण नीति में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बावजूद भी आप देखेंगे कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से इसका बहुत क्या कहते हैं कि मुगल साम्राज्य पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारक भी था, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अभी भौगोलिक अवरोध इतने थे कि यातायात और संचार की तत्कालीन व्यवस्था में आप ये कह सकते हैं कि ये संभव ही नहीं था कि दक्षिण भारत पे पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा जाए। तो ये औरंगजेब के ऑल अबाउट दक्षिण नीति के संदर्भ में रही, है ना। ठीक है, तथ्यों पे भी आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। आइए एक और राजनीतिक पक्ष की चर्चा कर लें, तो फिर हम इसके नीतिगत पहलुओं की चर्चा करेंगे कि औरंगजेब के समय कुछ विद्रोह हुए हैं। हाँ, एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि जो मराठों वाला सेक्शन है उसको हम जानबूझ के स्किप कर रहे हैं, कि मराठों और मुगलों का जो संबंध रहा, जो संघर्ष रहा, मराठों का उदय कैसे हुआ, उसको एक नए सेक्शन में फुल क्लास में ही उसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि औरंगजेब के समय में हुए कुछ विद्रोहों की चर्चा करेंगे। औरंगजेब के समय में विद्रोह, औरंगजेब के शासनकाल के विद्रोह। और आपको बताऊं कि इन विद्रोहों को भी प्रायः हिंदू मुस्लिम नज़रिए से देखा गया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हिंदू मुस्लिम नज़रिए से ना देखिए, बल्कि इसे केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण के नज़रिए से देखा जाए। औरंगजेब के समय में एक विस्तृत क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, है ना। औरंगजेब दक्षिण भारत में ही उसका लक्ष्य बचा हुआ था, उधर वो ज़्यादा उन्मुख था। तो ऐसी स्थिति में उत्तर भारत में या अन्य जगहों पर जो शक्तियां थीं, उन्होंने अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के लिए भी प्रयास किए, है ना। और उसको हिंदू मुस्लिम रूप दे दिया गया। और ख़ास करके उस परिस्थिति में जब औरंगजेब का अपना जो चरित्र जो था वो क्या था, कट्टर सुन्नी मुसलमान का था, और दूसरे उसने शासन में कट्टर पंथ को संतुष्ट करने के लिए नीति अपनाई थी। अभी भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि उसकी कोई ऐसी प्रत्यक्ष पॉलिसी नहीं थी। अभी हम धार्मिक नीति में और भी खुल के बात करेंगे कि इतनी कोई प्रत्यक्ष ऐसी नीति नहीं थी कि जो बहुसंख्यक समाज के अगेंस्ट हो। लेकिन उसने जब संतुष्ट उस रूढ़िवादी तत्व को या एक सूक्ष्म वर्ग को संतुष्ट करना चाहा, तो उसका जो इलॉबरेशन किया गया वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा गया। और आधुनिक शोधों में
या जो बातें तथ्यगत जब हम मूल्यांकन करते हैं, निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं, तो ये बात दिखती नहीं है। फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करते हैं जाट विद्रोह की। जाट, और आपको बता दूं कि जाट जो है भरतपुर, मथुरा, अलवर, है ना, मथुरा स्पेशली इनका जो आज तो आप देखेंगे हरियाणा में भी मिल जाएंगे, लेकिन उस समय भरतपुर, अलवर और मथुरा ये इनका केंद्र था, और ये एक राजनीतिक शक्ति के रूप में इनका उदय हो रहा था। ऐसा नहीं था कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध में इनका ये था, ये चाहते थे कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। सल्तनत के बाद आपने देखा क्षेत्रीय राज्य हुए, गुप्त साम्राज्य के बाद देखा क्षेत्रीय राज्य हुए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्य हुए। तो जब विस्तृत साम्राज्य हो जाता है और फिर उसके कहीं से ये लगता है कि इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, तो क्षेत्रीय राज्य प्रयास करते हैं कि अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर सकें। जाट विद्रोह हो, सिखों का विद्रोह हो, उनको हम लोग इसी संदर्भ में देखना चाहिए, है ना। तो फिलहाल आइए जाट विद्रोह की बात करें। कई विद्रोह हुए। पहला विद्रोह तो हुआ गोकुल का, है ना। गोकुल का जो विद्रोह हुआ वो 1669 में हुआ, शुरुआती दिनों में ही हो गया, है ना। और इसको क्या कहते हैं कि गोकुल को जो मुगल फौजदार था, मथुरा का था, हसन अली था, हसन अली ने इसे समाप्त किया। इसे हसन अली के द्वारा दबा दिया गया। लेकिन जानते रहिएगा, कई बार पूछता है ये द्वारा दबाया गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि जाट विद्रोह का नेता कौन था, तो गोकुल ही रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले गोकुल ने ही प्रयास किया। इसके बाद दो जाटों का नाम आता है, राजाराम एवं राम चेहरा। काफी सशक्त विद्रोह रहा ये, अगर आप कहें राजाराम एवं राम चेहरा 1686 में। और वास्तव में कहा तो ये जाता है कि सिकंदरा से ये अकबर की हड्डी तक उठा ले गए थे। सिकंदरा से अकबर की हड्डी, सिकंदरा में उसकी दरगाह है ना, अकबर की कब्र खोद के ले चले गए थे। पता नहीं क्या किए, कब्र से कितना प्रेम था, लगाव था। यानी आज अगर आप जाइए सिकंदरे पे, जो अकबर का मकबरा है, तो मकबरा तो है लेकिन उसमें अंदर हड्डियां आपको नहीं मिलेंगी। और इस पे एक जो मनूची इतिहासकार है, हम बताएंगे इनकी चर्चा, कि मनूची ने सूचना दी है कि अकबर की हड्डियों को जला दिया गया था। ये पीटी में कभी भी ये लाइन पूछ सकता है, हड्डियों को जला दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये सशक्त विद्रोह रहा होगा राजाराम को। फिलहाल एक नाम आता है कि बिशन सिंह और बादार बख्श, है ना, वादार बख्श और बिशन सिंह, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस विद्रोह को दबा दिया। और इसके बाद जो तीसरा नाम मिलता है वो है चूड़ामन का मिलता है। और चूड़ामन जो है औरंगजेब के अंतिम समय में इसने विद्रोह किया। बाकी आप जानते हैं कि इसके बाद सूरजमल हुआ, और सूरजमल के नेतृत्व में जाटों का अफलातून कहा जाता है उसको, वो औरंगजेब के बाद हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध तक वो मामला जाएगा। तो अब ये संक्रमण काल है, वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रायः जब लोग देखते हैं जाट विद्रोहों को, तो जाट विद्रोह को ये मान लेते हैं कि अकबर की जो कट्टर धार्मिक नीति थी, उस कट्टर धार्मिक नीति के विरोध में क्या कहते हैं कि जाटों का विद्रोह हुआ। ऐसा नहीं था। जाट एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के लिए सक्रिय थे। खास करके परवर्ती काल में जब
औरंगजेब दक्कन में चला गया तो जाटों की एक्टिविटी जो है वो और भी बढ़ गई। एक ऐसे ही विद्रोह आता है, नाम आता है सतनामी विद्रोह का होता है ना। और सतनामी विद्रोह जो है स्पेशली ये सिख किसानों का था, ठीक है। और सिख किसानों में कहा जाता है कि एक जो मुगल मुलाजिम था वहाँ का, उससे पहले लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जो है उसको धार्मिक स्वरूप दे दिया गया। मुख्य मामला क्या था, ये सतनामी बड़े शांत प्रवृत्ति के थे और कृषि का काम करते थे, है ना। तो कर वसूलने के चक्कर में सीधे से ये वो हुआ, क्या कहते हैं कि संघर्ष हुआ। और खफी खां जैसे इतिहासकार, हालांकि काफ़ी फेमस इतिहासकार रहे, मंतखाबुब लवाब उनका उनकी पुस्तक का नाम है, उन्होंने इसे धार्मिक रूप में बताया है, लेकिन वास्तव में यह कृषि और कृषि संबंधित जो विद्रोह है उनकी वजह से यह ये हुआ था, ठीक है। आपको बता दूं, मराठों और सिखों को भी हमने जानबूझ करके सिख को नहीं रखा है, क्योंकि जब हम भक्ति और वो आंदोलन बताएंगे तो सिखों को भी एक अलग से बताना है। हालांकि मुगलों और सिखों का भी संघर्ष इसके समय में हुआ, ठीक है, तो वो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोह रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति और औरंगजेब की राजपूत नीति। क्लियर है? तो ये कुछ विद्रोह रहे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति देख लेते हैं, काफी चर्चा रही है इसकी। रिलीजियस पॉलिसी, प्रायः ऐसा चित्रित किया गया है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो अकबर की धार्मिक नीति की ठीक उल्टी थी, है ना। यानी औरंगजेब ने अकबर की नीति को वही बदल दिया था। तो कितनी सच्चाई है, कितनी कठिन, कितनी जो है क्या कहते हैं कि मिथक है, इसको जानने की जरूरत है। तो पहली बात तो आप ये जानते रहिए कि औरंगजेब ने शुरुआत से ही, इन दोनों पक्षों को क्लियर कर लीजिए तो बात हो जाएगी, कि औरंगजेब ने प्रारंभ से ही जो है इस्लामी वर्ग को, या कट्टर इस्लामी वर्ग को अगर लिखें तो गलत नहीं होगा, कट्टर इस्लामी वर्ग को संतुष्ट किया, संतुष्ट किया। जो हमने ऊपर की बातें बताई थी वो आप यहाँ दोबारा लिखेंगे कि उसने गैर इस्लामी करों को हटा दिया, कुछ तथ्य भी लिख देंगे, गैर इस्लामी करों को हटाया। इसके अतिरिक्त ये तो चलिए कोई बात नहीं थी, और मुहतसिब, एक नाम आता है, मुहतसिब नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। मेरी नज़र में ये भी कोई बहुत ऐसा कठिन गलत काम नहीं था अधिकारी का की नियुक्ति की। आपको बताऊं कि मुहतसिब वो धार्मिक अधिकारी थे या वो प्रशासनिक अधिकारी थे जो ये देखते थे कि कोई भी मुसलमान जो है वो इस्लामिक रीति से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी मुहतसिब का जो संबंध है वो इससे है ही नहीं गैर मुसलमानों से। तो अगर कोई शासक मुसलमानों के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट ले आया जाता है, तो कम ले आने का प्रयास करता है, तो वो जो है क्या कहते हैं कि उसे उसमें कोई किसी को आपत्ति या अन्य वर्ग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपत्तिजनक चीजें हैं उसे समझने की जरूरत है। कुछ आपत्तिजनक बातें यहाँ पे हैं, जैसे आपको बताऊं कि 1679 में सबसे पहली बात जो बात किया जाता है वो यही किया जाता है कि 1679 ईस्वी में उसने जजिया कर लगा दिया। और आप जानते हैं कि जजिया कर लगाया, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और आपको बताऊं कि उसने तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया था।
ये दो ऐसे पॉइंट थे जिस पे माना जाता है कि वो हिंदू विरोधी नीति थी। लेकिन आपको एक घटना बताते हैं कि 1679 में ही जजिया कर क्यों लगाया गया। इस पूरी घटनाक्रम को समझ लीजिए ठीक से, तब समझ में आएगा कि क्या है। अब आप पहला प्रश्न तो ये बताइए कि अगर औरंगजेब धार्मिक नीति से या धार्मिक रूप से कट्टर होता और उसका उद्देश्य हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को परेशान करना होता, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसने सत्ता संभाली तभी क्यों नहीं लगा दिया। 1658-59 में ही जजिया कर लगा देना चाहिए था, जब उसने गैर इस्लामी करों को हटाने की घोषणा की। 1679 में ही क्यों लगाया? ऐसा कौन सा था? 21 साल में उसका कट्टरपन सामने आया। इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ कारण और था। मैं आपको बताता हूं। वास्तव में जसवंत सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था और जसवंत सिंह को बहुत अच्छे पद पे दिया गया। उत्तर पश्चिम के एक युद्ध में जसवंत सिंह को लड़ने के लिए भेजा गया। बात पूरे घटनाक्रम को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि जजिया कर लगा क्यों। हमने आपको बताया कि उत्तराधिकार के युद्ध में, जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब को बहुत अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि उसको लगा कि दारा सिकोह से गद्दारी कर सकता है तो मुझसे भी कर सकता है। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिवेश में ऐसा होता था कि लोग अदला बदली कर जाते थे। जसवंत सिंह को अच्छा पद दिया गया। जसवंत सिंह को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में एक अभियान में भेजा गया, लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए कि उस अभियान में जसवंत सिंह मारा गया। मुगल साम्राज्य में एक नियम था, जब्ती का नियम, लॉ ऑफ स्केट, बताऊंगा आपको। प्रशासन में जब्ती के नियम में यह था कि अगर कोई जागीरदार या कोई मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसके राज्य को पहले हड़प लिया जाता था कुछ दिनों के लिए, औसतन आप कह सकते हैं 2-3 महीने के लिए। और वो इसलिए हड़प लिया जाता था क्योंकि इस पे हिसाब लगाया जाता था कि कहीं मुगल साम्राज्य का कुछ पैसा तो नहीं निकल रहा है, नंबर एक। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि इन 2-3 महीनों के अंतर्गत बादशाह खुद देखता था कि उसका कौन सा पुत्र ऐसा है जो राज्य के प्रति निष्ठावान हो सकता है, योग्य है, उसे राजा बना दिया जाता था। राइट? और अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर राज्य में मिला लिया जाता था। ये नियम था मुगल साम्राज्य का, किसी सबके लिए था, ये केवल राजपूतों के लिए नहीं था, सभी लोगों के लिए था। और आपको बताऊं कि जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय जो विधवा रानी थी, उस समय जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन जो उसकी रानी थी वो प्रेग्नेंट थी। शुरुआती दौर में पता नहीं चला, बाद में उसकी रानी ने पुत्र दिया, लड़का पैदा हुआ। और फिर दुर्गादास राठौर एक नाम आता है, मारवाड़ के थे। दुर्गादास राठौर ने जाकर के औरंगजेब से विनती किया कि अब जसवंत सिंह को एक पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके नाम पर वो राज्य दे दिया जाए। जाहिर सी बात है उसके प्रशासक दुर्गादास राठौर होते। औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें इस घटना का परीक्षण करने दीजिए, जांच करने दीजिए। कोई भी गलत नहीं था। जो सामान्य इतिहासकार हैं वो इस बात को लिख देते हैं कि दुर्गादास राठौर को लगता था कि उस लड़के का खतना करा करके उसे मुसलमान बना दिया जाएगा, ऐसा आरोप लगाया था। और दूसरे दिन क्या हुआ, दुर्गादास राठौर उस लड़के को लेकर के मुगल दरबार से भाग गया वो। अब आप बताइए कि अगर आप औरंगजेब की जगह रहते तो क्या आपको नहीं शंका लगता कि ठीक है, आपने कहा, जब हमने कहा जांच करने के लिए तो आप भाग गए, इसका मतलब है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं। और दुर्गादास राठौर मारवाड़ के राणा राज सिंह से मिलकर के कहे कि अब राजपूतों को तलवार उठा लेनी चाहिए, और वहीं से राजपूतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब आप बताइए निष्पक्ष रूप से कि औरंगजेब की गलती कहाँ है इसमें? मामले का जांच हो जाना चाहिए था, है ना? और जो लोग ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया जाता, तो उन्हें शाहू का उदाहरण पता होना चाहिए। शाहू भी तो 4 साल की अवस्था में ही मराठों से संघर्ष के दौरान औरंगजेब के पास चला गया था, तो उसका कहाँ खतना हुआ? उसको तो जबरदस्ती नहीं बनाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें कहानी मनगढ़ंत ज्यादा है, वास्तविकता नहीं है।
और जब मारवाड़ का साथ अन्य लोगों ने दिया तो औरंगजेब को लगा कि ये देखिए, एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। फिर उसने क्या किया, याद करिए कि 1662 में औरंगजेब की बुद्धि तब खुली थी जब राजपूत हरखाबाई का विवाह हुआ था। 55-56 में ही जजिया कर नहीं वापस कर गया था। यानी जजिया कर को हटाने के पीछे भी एक राजनीतिक संदेश था कि हम आपके साथ गले मिलना चाहते हैं, आपको प्रशासन में लाना चाहते हैं। और वहीं औरंगजेब का जजिया कर लगाने के पीछे भी राजनीतिक संकेत था कि अगर आप मुगल साम्राज्य के विरुद्ध तलवार उठाएंगे तो हम भी जजिया कर फिर से लगा देंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जजिया कर को फिर से लगा देना या तीर्थ यात्रा कर लगाया जाना, ये धार्मिक कट्टरता का उतना विषय नहीं था जितना कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि औरंगजेब को करना चाहिए, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली औरंगजेब बादशाह था और उसका दिल बड़ा होना चाहिए था। उसको दुर्गादास राठौर और राणा राज सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि जजिया कर लगाना चाहिए था। लेकिन जजिया कर लगाए जाने के पीछे की राजनीतिक परिस्थितियों को हम आपको बताना चाहते थे। क्लियर है? इसी प्रकार उसने एक बहुत बड़ी बढ़ चढ़ करके बात कही जाती है विश्वनाथ मंदिर, ये बनारस वाले की बात कर रहा हूं, और एक था केशव राय मंदिर, मथुरा वाले की बात कर रहा हूं। इसको ध्वस्त किया गया। कई और भी मंदिर हुए, लेकिन ये दो नाम स्पेशली हैं, मंदिर ध्वस्त किए गए। इसके आधार पर भी औरंगजेब को बड़ा कट्टर शासक कहा गया है। बात समझ में आई? तो निश्चित रूप से इस पे सोचने की जरूरत है, इसकी भी राजनीतिक व्याख्या थी। विश्वनाथ मंदिर गढ़वालों के विद्रोह का केंद्र बना हुआ था, और केशव राय मंदिर के बारे में कहा ही जाता है कि मुगल लूट से केशव राय मंदिर बनवाया गया था, है ना। हालांकि मैं एक बार फिर कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप बादशाह है तो बादशाह की नीतियों को थोड़ा सा और ऊपर व्यापक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, क्योंकि वो जो निर्णय लेगा उसकी गलत या सही व्याख्या हो सकती है, तो उस पर ज़्यादा उत्तरदायित्व है। लेकिन उसके राजनीतिक कारण भी थे। और आपको बताऊं कि कोई भी धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति, है ना, जैसा कि उसको चित्रित किया जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी मंदिरों को दान तो कतई नहीं देगा। और अगर मंदिरों को दान दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बातें जो हम आपको बता रहे हैं कि ये राजनीतिक कारणों से ली गई, ये ज़्यादा सही मानेगा, ये विश्लेषण तार्किक माना जाएगा, है ना। और आपको बताऊं, हमने खुद देखे हैं कि चित्रकूट और बांदा के कुछ मंदिर, है ना, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हुए। साथ में अगर आप ये ध्यान में रखें कि बांदा एवं चित्रकूट के मंदिरों को दान दिया, इसके आपको मंदिरों पे साक्ष्य मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये था कि जो हम लोग धार्मिक आसान सरलीकरण कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और औरंगजेब के कुछ निर्णय देखने से जरूर ऐसे लगते हैं प्रथम दृष्टया कि वो कट्टरता की तरफ थे, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि वो उत्पीड़न के लिए लाए गए थे, है ना। हम जानते हैं, संभव है आप लोगों की हमारी बात पच ना रही हो, क्योंकि बड़े बड़े कहानियां औरंगजेब की कट्टरता के संदर्भ में हैं। वो ब्राह्मणों के जनेऊ जलवा देता था, ये देता था, वो देता था, लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें ज़्यादा हैं, है ना। बातें जो हमने कहा ना कि किसी भी घटना को उसकी छवि से जोड़ करके जो उसका चित्रण किया गया, वो अलग, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके हाइपरबोलिक कहा गया। फिर भी जब हम औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करते हैं तो हम जरूर इस बात को कहते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति की तुलना में विक्षेप के तत्व इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये निश्चित रूप से एक विस्तृत जो सामाजिक वर्ग था, एक बड़े सामाजिक वर्ग को क्या कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए लेकर के उसकी धार्मिक नीति के संदर्भ में संदेह तो जरूर उत्पन्न हुआ होगा। क्लियर है? तो ये औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात है। उसी तरह से औरंगजेब की राजपूत नीति की बात हम करेंगे।
देखो, औरंगजेब की राजपूत जो नीति थी, कई बार इस बात को कहा जाता है कि उसने अकबर की राजपूत नीति को पलट दिया। औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति। देखो, अकबर को सीधी सीधी बात समझो, अकबर को राजपूतों की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि खास करके उसको राजपूताना क्षेत्र और उत्तर भारत के क्षेत्र पर अभी पहले नियंत्रण स्थापित करना था। औरंगजेब के समय ये राजपूत जो है प्राथमिकता में नहीं रह गए थे, अब प्राथमिकता बदल चुकी थी, और वो प्राथमिकता थी किसकी? दक्षिण भारत में। अब आप जरा खुद लोकेशन को उठा करके देख लीजिए कि दक्षिण भारत में राजपूत ज़्यादा प्रासंगिक होंगे कि मराठे ज़्यादा प्रासंगिक होंगे? जाहिर सी बात है, मराठे ज़्यादा प्रासंगिक होंगे। इसलिए तुलनात्मक रूप से औरंगजेब के दरबार में राजपूतों की उपस्थिति आपको कम दिखाई देगी, और इसी को बहुत सारे लोग राजपूत नीति को राजपूतों के विरोधी मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? यानी पहली बात तो आपको ये बस बात को कहना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो दरबार में तुलनात्मक रूप से दरबार में राजपूतों की उपस्थिति कम रही, उपस्थिति कम रही, लेकिन जानते रहिए कम रही। इसका जो कारण था वो क्या था? दक्षिण नीति की प्राथमिकता थी, प्राथमिकता थी, नंबर एक। दूसरी चीज, वैवाहिक संबंध नहीं दिखाई देता है, वैवाहिक संबंध नहीं दिखाई देता है। शुरुआती दौर में दो तीन नाम तो बहुत ही फेमस रहे हैं। एक तो अभी आपको हमने बताया जयसिंह का नाम, मरते दम तक 1665 तक साथ में रहा। जसवंत सिंह थे, और भी लोग थे, ऐसा नहीं कि यही दो लोग थे। जसवंत सिंह थे, इनको उच्च पद दिया गया। और यही नहीं, जो लोग परंपरा से मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए थे, उन्हें भी उत्तराधिकार के पश्चात औरंगजेब ने राजपूतों को उनके पद दिए थे। औरंगजेब ने शुरुआती दौर में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आप ये कह सकते हैं कि राजपूत विरोधी कोई पॉलिसी उसने अपनाई हो, कभी नहीं किया। लेकिन जब जसवंत सिंह का मामला आया, वही जो हमने आपको धार्मिक नीति के संदर्भ में बताया कि किस तरह से दुर्गादास राठौर ने पूरा मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में विद्रोह करा दिया, व्यापक क्षेत्र पर, तब जाकर के उसने कठोर और दमनात्मक नीति अपनाई। यानी औरंगजेब की राजपूत नीति का जो विश्लेषण है, राजपूत नीति का विश्लेषण अकबर की राजपूत नीति के डाइवर्जन के रूप में नहीं किया जा सकता कि राजपूत नीति से डाइवर्स हो गई पूरी, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है ना। और वो परिस्थितियां बदली 1679 में, और यही वजह है कि 1679 के बाद राजपूतों और मुगलों का जो संबंध है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर रहा, राइट। तो ये बिंदु है चेंज का। और बाकी शुरुआती 2 दशक में अकबर की धार्मिक नीति का या अकबर की राजपूत नीति का पालन किया गया था, राइट। चलिए, श्योर, क्लियर हो गई बात। ये बातें ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली आपको और एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है। धार्मिक नीति और राजपूत नीति के दोनों के जो तत्व हैं वो इंटरलिंक हैं, और जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। अब आइए हम लोग एक बात करते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला करके एक बार यूपीएससी में यह सवाल पूछा भी हुआ कि अकबर बदनाम बादशाह है। कंटेंट आप मतलब समझ गए होंगे, किन किन बिंदुओं को लिखना है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है,
इस एस्पेक्ट को समझने की जरूरत है। बदनाम बादशाह है। बदनाम बादशाह का मतलब यह है कि वो आरोप हैं जो वास्तव में थे ही नहीं। तो निश्चित रूप से औरंगजेब का एक बदनाम बादशाह में कौन कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को देखिए, आरोप और स्पष्टीकरण को, तो आप समझ जाएंगे पहला आरोप क्या है और स्पष्टीकरण क्या है। पहली बात, धार्मिक कट्टरता का। धार्मिक कट्टरता का, इसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने धार्मिक नीति में आपको दे दिया। किस तरह से जो तथ्य है और क्या वास्तविकता है वो हमने आपको बताया कि वास्तव में लोगों ने औरंगजेब के व्यक्तिगत चरित्र को उसकी नीति से जोड़ दिया, जबकि हकीकत ये है कि वो ऐसा नहीं था कि हिंदू विरोधी था। वो कट्टर इस्लाम या इस्लाम की जो पद्धतियां ले आया वो केवल मुसलमानों के लिए था, उससे गैर मुस्लिमों से कोई वो नहीं था। और बाकी रही बात ये कि जो मंदिरों को ध्वस्त करने की बात है, जो आरोप है ना, चलिए धार्मिक मंदिरों को अलग से कर लेंगे, पहले धार्मिक स्तर पे ही आप लिखिएगा कि जो धार्मिक कट्टरता की जो बात है, जजिया कर लगाने की बात है, तीर्थ यात्रा कर लगाने की बात है, उसे हम लोग तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में या उसकी राजनीतिक व्याख्या हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा आरोप है मंदिरों को ध्वस्त करना। मंदिरों को ध्वस्त करना एक बहुत बड़ा आरोप रहा है, खास करके जो विश्वनाथ मंदिर है और केशव राय मंदिर है। मैं मानता हूं कि आजकल वैसे भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समय है। बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर आप तो दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन यही वैज्ञानिक है, यही साइंटिफिक है, यही ऐतिहासिक दृष्टि है, इसे ही आपको लिखना है। तो हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा तथ्य आपको दिया, एक्सप्लेनेशन दिया कि वास्तविकता क्या थी, कि ये राजनीतिक कारणों से लिए गए। और दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ये धार्मिक कारणों से नहीं थे, क्योंकि यदि धार्मिक कारणों से होते तो कुछ मंदिरों के दान देने की जो सूचनाएं हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया, तो ये ऐसा ना होता। तीसरी बात, हिंदू विरोधी, जो राजपूत विरोधी को बहुत सारे लोगों ने हिंदू विरोधी बात कही कि हिंदू विरोधी नजरिया था या दृष्टिकोण था, तो मैं आपको बताऊं ये तथ्यगत मामला है कि यह तार्किक नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। और याद रखिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करिएगा, औरंगजेब के समय में थे। खास करके मराठों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया इसमें। और एक अतहर अली का एक आंकड़ा है, अतहर अली का, और अतहर अली ने बताया कि जो 26% के आसपास शाहजहां के समय में हिंदू मनसबदार थे, और औरंगजेब के समय तक आते आते यह 33% हिंदू मनसबदार हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आरोप भी सही नहीं दिखाई देता। चौथा एक आरोप है, उसको भी समझिए, क्योंकि ये तथ्य है, इस तथ्य को समझिए कि वास्तविकता क्या है इसमें। चौथा जो आरोप ये है कि कुछ नए विभेदकारी कर लगाए गए। जैसे अगर हिंदू व्यापारी है
तो उससे 5% कर लिया जाता था और मुस्लिम जो व्यापारी थे इनसे 2.5% लिया जाता था। तो अब आप कहेंगे कि सर अब कौन सी व्याख्या करेंगे, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, घोर प्रताड़ना दी जा रही है। लेकिन आपको बताऊं, हम भी कहते हैं कि प्रत्यक्षतः यह दिख रहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये भी तो जानिए। वास्तविकता ये है, इसका कारण जो था, रीजन जो था वो क्या था? इसका कारण ये था कि मुस्लिमों को व्यापार करने के लिए प्रेरित करना, व्यापार के लिए प्रेरित करना। बताता हूं मेन कारण क्या है। वास्तव में जितने मुसलमान थे ना, उनको सबको लगता था कि सब जागीरदार जमींदार बन जाएं, सभी मुगल प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन करें। ये संभव नहीं था। तो जाहिर सी बात है, उस कौम को जो केवल सेना और प्रशासन में जाना चाहती थी, आर्थिक व्यापार क्षेत्र में लाने के लिए कुछ छूट रियायत दी गई। और आज भी होता है ऐसा नहीं है। बस आज डिवीजन का आधार हिंदू मुसलमान नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर सेक्टर मालूम हुआ कि आपको प्रमोट करना है, तो सरकार उस पर टैक्स हॉलीडे कर देती कि ठीक है, अगर इस सेक्टर में आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको 5 साल तक कर नहीं देना है। बस समझ में आ रही नहीं? तो ये भी जो विभेद था वो इसलिए था। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि यद्यपि जो औरंगजेब पे जो बातें कही जाती हैं वो निश्चित रूप से राजनीतिक कारकों और तत्कालीन परिस्थितियों की बात के संदर्भ में उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। कुछ बातें तो तथ्यहीन हैं, जैसे हिंदू विरोधी नीति अपनाना, ये आंकड़ा तो आप भूल कर ही नहीं सकते हैं, है ना? लेकिन आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है उसमें स्वयं औरंगजेब की भी भूमिका थी, या औरंगजेब के का जो चरित्र था वो भी जिम्मेदार था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सारे तथ्य हैं और इन्हीं तथ्यों के संदर्भ में हमें औरंगजेब को देखना है। बहुत सवाल आए हुए हैं, तो हम लोग कल की क्लास में औरंगजेब पे आए हुए सवालों को देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।